नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रघुवंशम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम यूजीसी ने 2024 का जो जून वाला सेशन था, उसका शिफ्ट वन का पेपर डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने अब तक पहले 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। चलिए, अब 51वें मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन से हम अगले 50 क्वेश्चन देखते हैं। और इस जैसे ये क्लास हो जाएगी, आपको इस पूरे पेपर की पीडीएफ जो है, क्लासरूम पीडीएफ, वो हमारे टेलीग्राम चैनल रघुवंशम हिस्ट्री पे प्राप्त हो जाएगी। चलिए, क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम 51 क्वेश्चन से। अकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से तीन कथन सही है? कथन हमसे अकाल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पहला कथन हम देखते हैं, वर्ष 1880 में लॉर्ड लिटन सरकार ने स्ट्रेची कमीशन गठित किया था। ये बिल्कुल सही बात है। इसमें तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले, स्ट्रेची कमीशन किससे संबंधित है? तो ये आपके किससे संबंधित है? अकाल से। किसके द्वारा गठित किया गया था? तो ये आपके है था लॉर्ड लिटन के द्वारा गठित किया गया था। और कब गठित किया गया था? तो ये था आपके 1880। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है आपके, सर एंथनी मैकडोनाल्ड ने की अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन ने एक आयोग गठित किया था। इसने 1901 में अपनी रिपोर्ट दी थी। ये भी सही बात है। 1900 में इन्होंने अपना एक जो है आयोग गठित किया था, और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1901। ठीक है, मैकडोनाल्ड आयोग। नेक्स्ट है आपके, 1876 से 78 के अकाल ने मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश और पंजाब को प्रभावित किया था। तो ये भी आपके बिल्कुल सही कथन है। और नेक्स्ट कथन की बात करें तो वर्ष 1866 के अकाल ने राजपूताना, पंजाब, मध्य प्रांत, बरार तथा मराठवाड़ा को प्रभावित किया था। यहाँ पे गलती ये हो जाती है कि 1866 वाला जो अकाल था, उसने इन क्षेत्रों को प्रभावित नहीं किया था, बल्कि जिस क्षेत्र को प्रभावित किया था वह था आपके उड़ीसा। 1856 में 1866 में उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ा था, और इस अकाल में 10 लाख से ऊपर लोग मारे गए थे। ठीक है, 10 लाख मारे गए थे। चलिए, तो यहाँ पे आपके सही कौन सा हो जाएगा? ए, बी और सी जिसमें है वो आपके सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपके सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अ, आरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। जो प्राचीन आपके कुछ महापुरुषों के नाम दे रखे हैं, उसमें हमें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आर्यभट्ट के बारे में दे रखा है, तो आर्यभट्ट आप जानते हैं कौन से काल के हैं? गुप्त काल के। ठीक है, गुप्त काल के हैं। सुश्रुत आपके मौर्योत्तर काल के हैं। सुश्रुत है मौर्योत्तर काल के। वराहमिहिर गुप्त काल में, आर्यभट्ट के बाद में हुए थे। और हेनसांग की बात करें तो ये आपके हर्षवर्धन के काल के। तो इस हिसाब से देखें तो कौन सा सही हो जाएगा आपके? सुश्रुत, यानी बी सबसे पहले, फिर ए, बी, ए, ये आपके ए ऑप्शन इसमें सही है। ठीक, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। मुगल काल में दीवान ए बयूतात मंत्रालय निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ये आपसे पूछा गया है। दीवान ए बयूतात मंत्रालय किससे संबंधित था? तो दीवान ए बयूतात आप जानते हैं, ये कारखाने से संबंधित था। जो राज्य शासित कारखाने हुआ करते थे, उसे क्या कहा जाता था? दीवान ए बयूतात। अब इस दीवान ए बयूतात को हैंडल करने के लिए जो एक मंत्री नियुक्त होता था, या फिर जो अधिकारी नियुक्त होता था, वह क्या कहलाता था आपके? मीर ए समा। क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार आ रखा है, इसलिए आप लिख लीजिए। मीर ए समा ये कौन होता था? इस कारखाने का अध्यक्ष। ठीक है, चलो। इन कारखानों में कार्य किया क्या जाता था? तो ये आपके शाही उपयोग की वस्तुएं थी, उनका निर्माण इन कारखानों में किया जाता था। चलिए, नेक्स्ट है आपके, इतिहास में क्लियोपेट्रा की नाक के सिद्धांत का आशय क्या है? उनसे पूछा क्लियोपेट्रा की नाक सिद्धांत का आशय क्या है? तो ये आपके इतिहास में जो कार्य कारण का संबंध है, कि कोई कार्य हुआ है, उसके पीछे कोई कारण भी है, तो इसे ही किसी यूरोपियन उक्ति के आधार पे क्लियोपेट्रा की नाक का सिद्धांत बोला जाता है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 55। इसमें सुमेलित कीजिए वाला प्रश्न है, और सुमेलित कीजिए वाले प्रश्न में हमसे पूछा है कि मणियम, विजयनगर, वर्ग, विजयनगर के अंदर कुछ वर्ग है, उनके बारे में हमसे पूछा गया है कि ये वर्ग की भूमिका क्या हुआ करती थी। ये हमसे पूछा गया है। तो मणियम, मणियम किसे कहते थे? मणियम थे आपके मुखिया। मणियम क्या थे? मुखिया। तो मणियम को मिला लेते हैं हम बी के। कर्णम क्या थे? तो कर्णम कहते थे आपके लेखाकार को। कर्णम यानी लेखाकार। तलैयरी थे प्रहरी। तलैयरी कौन थे? प्रहरी। इस हिसाब से यदि हम देखें तो कौन सा सही हो जाएगा आपके? और निर्निकर लास्ट में है ही, तो ये आपके
भिष्टी को कहा जाता था मेरे निक्कर। तो ऑप्शन नंबर सी आपके सही हो जाएगा। ए में 2, बी में 3, सी में 1 और डी में 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साहित्यिक चोरी को निम्नलिखित के द्वारा नहीं पता लगाया जा सकता। हमसे पूछा है कि भाई देख, सबसे पहले मैं बता देता हूँ साहित्यिक चोरी होता क्या है। साहित्यिक चोरी से तात्पर्य है कि किसी और के द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य दूसरा व्यक्ति अपना नाम उपयोग करके और उसे इस्तेमाल कर ले, तो इसे साहित्यिक चोरी कहा जाएगा। तो इसे रोकने के लिए सरकार ने जो प्रयास किए हैं, कुछ सॉफ्टवेयर बना है जिसके आधार पर आप पता लगा सकते हैं कि आपका साहित्य किसी और ने तो यूज नहीं कर लिया। तो ऐसे में ये जो शोध क्षेत्र है उसके अंदर भाई किसी का साहित्य, किसी की मेहनत किसी दूसरे के नाम पे नहीं चली जाए, इसके लिए प्रयास किए गए। और इसके अंदर जो जो आपके साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए सॉफ्टवेयर है, वो सबसे पहले आपके टर्निटिन, ऑथेंटिकेट और पुरकुल, ये वाले जो सॉफ्टवेयर है तीनों, ये साहित्यिक चोरी का पता लगाने के उपयोग में आते हैं। तो स्कोपस क्या चीज है? तो स्कोपस है आपके एक डेटाबेस है जिस पर कई प्रकार के जो एकेडमिक एकेडमिक सामग्री है उसका सार यहाँ पे प्रस्तुत, एकेडमिक सामग्री का सार आपको स्कोपस पे मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे सामने है मध्यकाल के वैष्णव संप्रदाय, और सूची 2 में है आपके संस्थापक। तो हम बात कर लेते हैं मध्यकाल के वैष्णव संप्रदायों पे। तो सबसे पहले महापुरुष या संप्रदाय पूछा गया है कि भाई महापुरुष या संप्रदाय किससे संबद्ध है, यानी महापुरुष या संप्रदाय के संस्थापक कौन है। तो इसमें आपके हो जाएगा शंकर देव, ए में हो जाएंगे बी। पुष्टि मार्ग आप सब जानते हैं वल्लभाचार्य। ब्रह्म संहिति या फिर बहुमुनिया, तो ये आपके हो जाएंगे दामोदर देव, और ठाकुरिया के हो जाएंगे पुरुषोत्तम ठाकर। ठीक है, तो इस हिसाब से देखें तो कौन सा सही हो जाएगा आपके, ए में और 4, बी में 4 तो तीनों में है, बी में आपके 1, बी में 1, बी भी 2 में है, सी में 3, सी में क्या है आपके 2। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे सही होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। इसमें आपके सामने सूची 1 में कुछ नाम दे रखे हैं कुछ वंशों के, और सूची 2 में है कि उससे संबंधित क्षेत्र कौन से। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सामने दे रखे हैं इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकुओं का संबंध था आपके कृष्णा गोदावरी क्षेत्र से। ये कौन से इक्ष्वाकु है? ये आंध्र इक्ष्वाकुओं की बात की जा रही है, क्योंकि इसी एग्जाम में जो पिछले हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें हम इक्ष्वाकु और आया था और उसमें क्षेत्र अलग था। तो वो क्षेत्र अलग अलग क्यों है, इसके पीछे रीजन ये है कि आंध्र इक्ष्वाकुओं की बात की जा रही है। फिर आपके बी में है कदम्ब। कदम्बों का संबंध था आपके पश्चिमी दक्कन से। वाकाटकों का संबंध किससे था? तो वाकाटक थे आपके उत्तरी दक्कन के, वाकाटक थे उत्तरी दक्कन के, और शरभपुरिय थे आपके छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र के। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपके, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। आरंभिक पाली ग्रंथ सुत्त निपात के अनुसार मवेशियों का संरक्षण करना चाहिए क्योंकि वे हमें प्रदान करते हैं। सुत्त निपात जो कि एक पाली ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, इसमें हमें मवेशी संरक्षण की बात की गई है। उसके पीछे रीजन क्या है कि मवेशी से हमें क्या क्या फायदा होता है, ऐसा सुत्त निपात क्या कहता है। हमें अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहना, ठीक है। तो इसमें आपके भोजन, शक्ति, खाद इसके अंदर नहीं कहा गया है, सौंदर्य और प्रसन्नता, यानी ए बी डी और ई, ए बी डी और ई। तो सी आपका इसके अंदर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो सुत्त निपात ग्रंथ है इसमें मवेशियों को अन्नदा, सुखदा और वनदा कहा गया है। क्या कहा गया है? अन्नदा, वनदा और सुखदा। ठीक है, देखिए इसके पीछे रीजन क्या था कि जो उत्तर वैदिक काल था उसके अंदर बहुत सारे धार्मिक आडंबर फैल चुके थे, और जिसके अंतर्गत जो बलि प्रथा थी वह भी जोरों शोरों पे चल रही थी। ऐसे में अहिंसा का समर्थन करते हुए जो बौद्ध ग्रंथ थे उन्होंने बात की कि भाई जो है मवेशी का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें भोजन मिलता है, शक्ति प्राप्त होती है उस भोजन से, और सौंदर्य की प्राप्ति होती है, और हमें प्रसन्नता भी मिलती मवेशी के संरक्षण से। ऐसा किसमें लिखा है? सुत्त निपात में। ठीक है, और दूसरा रीजन ये भी था, उस वक्त कृषि अपने चरम पे थी, यानी कृषि कार्य किए जा रहे थे। ऐसे में कृषकों को आवश्यकता थी मवेशियों की, तो उनके हितों को ध्यान में रखते हुए भी सुत्त निपात के अंदर ये बात
की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मुगल काल में निम्नलिखित विदेशी यात्रियों के आगमन को आरोही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। इसमें हमारे सामने 4 विदेशी यात्री है, ये कब कब भारत आए थे ऐसा हमें पूछा है। सबसे पहले इसमें से कौन से हैं? विलियम हॉकिंस कब आए थे? 1608 में। फिर आ जाएंगे आपके पित्रा डेला वले का काल आप देखेंगे तो 1622 में, जहांगीर के अंतिम समय में। पीटर मुंडी की बात करें तो ये शाहजहां के काल में आए थे 1630 में, 1630। और ये जो ट्रेवरनियर थे, ये सबसे पहले जब आए थे उस वक्त काल था आपके शाहजहां का, और आए थे आपके 1638 ईस्वी में। ठीक है, अभी आप मिलाएंगे तो सबसे पहले विलियम हॉकिंस यानी सी सबसे पहले, और ACABOD, सी आपके सही आंसर होने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच में एक युद्ध हुआ था, कोविलकोंडा का युद्ध। यह किसके शासनकाल में हुआ था, यानी विजयनगर का शासक उस वक्त कौन था? तो विजयनगर के शासक थे आपके कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय उस वक्त आपके शासक हुआ करते थे। और कृष्णदेव राय का जो शासन है वह तेलुगु इतिहास में, तेलुगु साहित्य के इतिहास में क्या कहा जाता है? स्वर्णिम काल। ठीक है, स्वर्णिम काल, या फिर आप कह सकते हैं इसे क्लासिक युग कहा गया। किसका? तेलुगु इतिहास का। इसके पीछे रीजन क्या है कि कृष्णदेव राय ने बहुत सारे जो इतिहास जो लेखक हुआ करते थे, विद्वान हुआ करते थे, उन्हें अपने राज्य में संरक्षण दिया। और स्वयं ने, कृष्णदेव राय ने भी क्या किया था आपके अमुक्त माल्याद नाम से एक तेलुगु महाकाव्य की रचना की थी। तेलुगु महाकाव्य की रचना की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस माह और किस वर्ष हुई थी? तो इसमें हम देखें तो यह हुआ था आपके दिसंबर 1927 में। और स्टेट ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस क्या चीज है? तो यह प्रजामंडल आंदोलन आपने पढ़ा होगा, अगर आप राजस्थान के हो तो आपने पढ़ा। इसमें क्या होता था, जो राज्य, जहाँ पे रियासतें, जहाँ पे राजतंत्र था, वहां पर कांग्रेस ने समर्थन दिया था प्रजामंडल आंदोलन। ऐसे में जो कांग्रेस का अधिवेशन था दिसंबर 1927 का, बंबई वाला अधिवेशन, बंबई अधिवेशन, इसमें यह बात रखी गई कि भाई आप जो है, हम प्रजामंडल आंदोलन को समर्थन देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित कीजिए वाला प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसमें कुछ प्रस्ताव जो भारत को स्वतंत्र करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद में भेजे गए थे, उनको दे रखा है, और हमें सामने सुमेलित करना है कि कौन सा किससे संबद्ध है। तो इसमें बात करें तो सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव 1940 का है आपके। अगस्त प्रस्ताव 1940, यानी ए में आ रहा है आपके 4, ए में आ रहा है 4। और क्रिप्स मिशन कब का है? तो क्रिप्स मिशन है 1942 का। तो ये भी आपके सब में आ रहा है। वेबल प्लान कब का है? वेबल प्लान है 1945 का। और अंत में आपके मिशन कैबिनेट मिशन कब का है? तो ये हो जाएगा आपके 1946 का। तो इसमें सही आंसर कौन सा होने वाला है? ए में, बी, सी में आपको होने वाला है 1, यानी डी आपके इसके अंदर सही माना जाएगा। और इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात की जाए तो अगस्त प्रस्ताव की हम बात करें तो अगस्त प्रस्ताव आपके लिन लिथगो के द्वारा लाया गया था। लिन लिथगो। ठीक है, लिन लिथगो ने इसमें क्या कहा था कि हम डोमिनियन का दर्जा दे देंगे भारत को। डोमिनियन यानी कि ब्रिटिश राजतंत्र के अधीन उत्तरदायित्व सरकार। ठीक है, डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव कौन सा प्रस्ताव था? अगस्त प्रस्ताव। किसके द्वारा दिया गया? लिन लिथगो के द्वारा। और कब दिया गया? तो यह था आपके 1940 में। ठीक है, 1940 अगस्त महीने में ये दिया गया था, इसलिए इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें आपके कैबिनेट मिशन की, तो कैबिनेट मिशन कब लाया गया था? तो ये था आपके 1946। और 3 सदस्यीय प्लान था।
और तीनों सदस्य कौन से थे? एक तो थे आपके पैथिक, लॉरेंस। इन तीनों सदस्यों के नाम कई बार आते हैं, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ। दूसरे थे आपके क्रिप्स, और तीसरे थे आपके ए वी अलेक्जेंडर। ए वी अलेक्जेंडर। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि निम्नांकित फारसी ग्रंथों को उनकी पूर्णता के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। कुछ फारसी ग्रंथ हमारे सामने दे रखे हैं और इसमें पूछा है कि भाई ये वाले जो ग्रंथ है, इनका कालानुक्रम डिसाइड कीजिए कि कौन सा कब लिखा गया था। पातशाह नामा यदि हम देखें तो यह शाहजहां के काल का ग्रंथ है। और तारीख ए अल्फी है तो वो आपके अकबर के काल का है, क्योंकि ये कब लिखाया गया था? इस्लाम के जो इस्लाम को आए हुए 1000 वर्ष होने के उपलक्ष्य में। ठीक है, 1000 वर्ष इस्लाम, इसके उपलक्ष्य में तारीख ए अल्फी लिखाने के लिए अकबर ने अपने प्रयास किए थे, उसके तहत ये लिखा गया था। मसनवी ये आलमगीरी की बात करें तो ये औरंगजेब के काल का ग्रंथ। और तारीख ए दाऊदी की बात करें तो ये आपके जहांगीर के काल का है। जहांगीर काल का। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा गया है? जो अफगानों का इतिहास लिखा गया है, अफगानों के बारे में। ठीक है, अफगानों के बारे में। कौन सी भाषा में है? तो ये आपके पर्सियन। ठीक। और पातशाहनामा की बात करें, पातशाहनामा आपके शाहजहां के काल में लिखा गया था। इसको लिखने में 3 लोगों का योगदान है। सबसे ज्यादा योगदान वैसे अब्दुल हमीद लाहौरी का माना जाता है, लेकिन फिर भी यदि आप देखें तो 3 इतिहासकारों का नाम आता है। सबसे पहले अबुल हसन गजनवी, गजनीवी। ठीक है, ये एक ही बंदे का नाम। दूसरा इसमें नाम आता है हमीद लाहौरी का, हमीद लाहौरी। और तीसरे पे बात करें तो ये आपके मोहम्मद वारिस का, मोहम्मद वारिस। इन्होंने क्रमशः 10-10 वर्ष का इतिहास लिखा था। इसमें जो हमीद लाहौरी ने लिखा था उसे शाहजहां नामा के नाम से भी जाना जाता है, शाहजहां नामा। ठीक है, तो इसको अगर कालानुक्रम में हम व्यवस्थित करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65। चोल राज्य के संदर्भ में अनुष्ठानिक संप्रभुता और वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण के मध्य विभेद निम्नांकित का द्योतक है। तो यहाँ पे बात करें, ये हमसे पूछ रहा है कि भाई जो चोल राज्य था इसमें एक वास्तविक नियंत्रण किसी और के हाथ में था, और जो अनुष्ठानिक संप्रभुता थी वह किसी और के हाथ में थी। ऐसे में ये जो मॉडल है राजनीतिक नियंत्रण का, यह क्या कहलाता है? तो ये आपके खंडीय राज्य कहलाए। क्या था? खंडीय राज्य प्रतिपादन। क्यों कहला रहा है ये? क्योंकि इसके अंदर सामंतों का बोलबाला था, यानी सामंती राज्य की आपको झलक देखने को मिल रही है चोल राज्य के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66। महिलाओं की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कथन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष गणिकाओं को नियमित तौर पे अपना दूत नियुक्त करते थे। सही बात है। चालुक्य वंश की राजकुमारी अक्का देवी ने प्रांत के शासन का कार्यभार संभाला था। ये भी बिल्कुल सही बात है। कौन से प्रांत का इन्होंने शासन संभाला था? वह प्रांत था आपके किशुकाडु प्रांत। ठीक? किशुकाडु प्रांत। और ये कौन थी आपके अक्का देवी? तो ये है जो चालुक्य राजा था जय सिंह, उसकी बहन। ठीक है, जय सिंह की बहन थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है अक्का देवी। इसमें ध्यान रखना कि किशुकाडु प्रांत का इन्होंने शासन संभाला था, और किसकी बहन थी? जय सिंह की। नेक्स्ट हम बात करें, इब्न बतूता ने हनोर, या फिर जो दक्षिण भारत में हनोर, उसमें बालिकाओं की शिक्षा के लिए 13 स्कूल और बालकों की शिक्षा के लिए 23 स्कूल देखे थे। यह कथन भी आपके बिल्कुल सही होने वाला है। और ऑप्शन नंबर डी जो इसके अंदर है वह है कि विजयनगर के बारे में वर्थेमा ने 1605 में लिखा है कि महिलाएं अपने चेहरे को पूरी तरह से ढककर बाहर जाती थी। तो वर्थेमा ने ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं लिखा है। हालांकि ये बात सही भी मानी जाती है, क्योंकि इतिहासकार इसे सही मानते हैं अलग अलग विवरण के आधार पर, लेकिन वर्थेमा ने इस प्रकार का कोई भी उल्लेख नहीं किया है। तो इसमें सही कौन कौन से कथन हो जाएंगे आपके?
ए, बी और सी, ए, बी और सी जहां पे है वो आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपके सही होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 67, कैंची और चिपकाओ इतिहास का इतिहास, जो सीजर्स एंड पेस्ट हिस्ट्री जिसे कहते हैं, वह किस प्रकार की इतिहास की किस धारणा को प्रस्तुत करती है? तो वह कहलाती है आपके तथ्यों का संकलन मात्र। यानी मेरे पास कुछ तथ्य पड़ा है, मैंने उठा के, मतलब मेरा ही तथ्य किसी ने कॉपी करके अपने किताब के अंदर डाल दिया, तो मतलब वैसा वाला इतिहास कि भाई आपको जो सोर्स मिला है, जो तथ्य मिला है, उसको एज इट इज आपने वहां से कॉपी किया और दूसरी जगह पेस्ट किया, उसे कैंची और चिपकाओ इतिहास कहा जाता है। ठीक है, तो इसे तथ्यों का संकलन मात्र कहा जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 68, कि किस देशी रियासत के विरुद्ध स्वतंत्र भारत गणराज्य ने ऑपरेशन पोलो चलाया था? ये कथन भी कई बार आ रखा है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, हैदराबाद रियासत के खिलाफ भारत ने जो है ऑपरेशन पोलो चलाया था। इसके पीछे रीजन ये था कि जो भारत जब आजाद हुआ था, तब तीन रियासतें आपके कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, इन तीन रियासतों ने भारत में विलय के समर्थन में हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो हैदराबाद चूंकि चारों ओर से भारत से घिरा क्षेत्र था, हिंदू बहुल्य आपके क्षेत्र था, लेकिन वहां का जो शासक था, निजाम था, वह मुस्लिम था और वह चाहता था कि मेरी स्वतंत्र पहचान बनी रहे। तो ऐसे में जनता के भावनाओं को देखते हुए भारत ने हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो चलाया था। ठीक है, तो ऑपरेशन पोलो, यदि आप डेट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये आपके 13 सितंबर 1948 की घटना है। ठीक है, तो कश्मीर का भी आपको पता है, हरि सिंह जी से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करवा दिए गए थे और जूनागढ़ का विलय भी कर दिया गया था। लेकिन एक और क्षेत्र जो सबसे लास्ट में भारत में विलय हुआ, वह था आपके गोवा। इसके बारे में भी मैंने मल्टीपल टाइम देखा, यूजीसी ने क्वेश्चन पूछा है। तो गोवा का विलय कब किया था? तो 17 दिसंबर को इन्होंने ऑपरेशन चलाया था, आपके ऑपरेशन विजय, 17 दिसंबर 1961, ऑपरेशन विजय। और ये विजय कब प्राप्त कर ली इन्होंने? 19 दिसंबर, 19 दिसंबर को क्या, गोवा का विलय कर दिया गया था भारत के अंदर। और पहले यह किसके अधीन था? तो यह था आपके पुर्तगाल के अधीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, प्राचीन भारत में विवाह के प्रकारों से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? ठीक है, तो इसमें अश्वमेध, अनुलोम, वाजपेयी और प्रतिलोम। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, अनुलोम और प्रतिलोम, ये दो प्रकार के विवाह हमें प्राचीन भारतीय जो शास्त्र है उनमें देखने को मिलते हैं। अनुलोम का अर्थ होता है कि उच्च वर्ण का पुरुष, उच्च वर्ण का पुरुष यदि निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह कर रहा है, स्त्री से विवाह कर रहा है, तो वह क्या कहलाएगा? आपके अनुलोम विवाह। और प्रतिलोम क्या था? जस्ट इसका उल्टा, निम्न वर्ण की स्त्री है और उच्च वर्ण का पुरुष है, तो वो आपके कहलाएगा प्रतिलोम विवाह। तो ऑप्शन बी और डी ये आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70, मध्यकाल में व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? ए ऑप्शन है आपके सामने, गुजरात सिल्क उद्योग 17वीं सदी में चीन से कच्चे रेशम के आयात पर पूर्णतः निर्भर था, तो ये कथन आपके गलत है। दूसरा कथन है, बंगाल को अफीम की प्राप्ति बिहार से होती थी, तो ये आपके सही है। और लाख के वस्तुओं के निर्माण के लिए गुजरात को लाख बंगाल से प्राप्त करनी होती थी, ये भी अपने सही है। शंख के आभूषण बनाने वाले बंगाल के विनिर्माता तूतीकोरिन से शंख के आयात पर निर्भर थे, ये भी आपके सही कथन है। मतलब ऑप्शन नंबर बी, सी और डी आपके इसके अंदर सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है, ये आपसे पूछा है। शैव सिद्धांत तीन शाश्वत सिद्धांतों ईश्वर, ब्रह्मांड और आत्मा को स्वीकृति प्रदान करता है, तो ये बिल्कुल सही है। ईश्वर, ब्रह्मांड और आत्मा को स्वीकृति देता है शैव सिद्धांत।
बी ऑप्शन है आपके सामने, शैव सिद्धांत कश्मीर का शैववाद और वीर शैव परंपरा के अनुयायियों द्वारा आगम प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। ये भी आपके सही कर। कापालिक और कालामुखी दो प्रमुख वैष्णव संप्रदाय है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कापालिक और कालामुखी ये दोनों कैसे संप्रदाय है आपके, शैव संप्रदाय। नायनार संतों के विचारों और कार्यकलापों के कारण दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति लोकप्रिय हुई थी, ये भी आपकी गलत है, क्योंकि वैष्णव भक्ति नहीं, शैव भक्ति इनकी वजह से लोकप्रिय हुई थी। और नायनार संतों की संख्या कितनी थी, वह थी आपके 63। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72। पुनर्जागरण की भावना ने इतिहास लेखन पर व्यापक प्रभाव डाला, निम्नलिखित में से कौन से उन प्रभावों से संबंधित नहीं है? देखिए पुनर्जागरण जो है इटली में आपने देखा कि भाई यूरोप में जो पुनर्जागरण की शुरुआत होती है, उस शुरुआत का क्षेत्र माना जाता है इटली को। और पुनर्जागरण इसे इसलिए कहते हैं कि प्राचीन जो रोम और यूनानी सभ्यता थी, वह भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत थी, और उस वक्त माना जाता है कि वह क्षेत्र काफी समृद्ध था अपने दार्शनिक सिद्धांतों के तौर पे, और वहां की जो समृद्धि थी आर्थिक रूप से भी काफी मजबूत थी। लेकिन यूरोप जो है मध्यकाल के अंदर अपनी जो है धार्मिक रूढ़ियों की वजह से गर्त में चला गया था, लेकिन वापस वैचारिक पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी इटली से, और उसी ने इतिहास लेखन को भी बल दिया। और उसमें जो उसके जो प्रभाव थे, उसमें से देखते आपने से पूछा है कि भाई इन चारों ऑप्शन में से कौन सा उसके प्रभाव नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए है इतिहास के मानवीय दृष्टिकोण की ओर लौटना, तो ये बिल्कुल सही है, पुनर्जागरण का प्रभाव है। ऑप्शन नंबर बी है अविशेषज्ञ इतिहासकारों का प्रादुर्भाव, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि विशेषज्ञ इतिहासकारों का प्रभाव प्रादुर्भाव उस दौर में हुआ था। ठीक है, पुनर्जागरण के फलस्वरूप। सी है आपके मानवीय इतिहासकारों के नए संप्रदायों की वृद्धि, ये भी सही है। सार्वभौमिक इतिहास और कालानुक्रम का प्रादुर्भाव, ये भी इसमें सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, इसमें भी आपको कुछ मुगल पेंटर्स का नाम दे रखा है, और सामने है कि भाई इसमें इनके द्वारा जो पेंटिंग की गई थी वह कौन सी है। तो सूची एक है आपके सामने, दुर्बल अश्व के साथ निर्जन क्षेत्र में मजनू, यह पेंटिंग किसके द्वारा की गई है, तो ये आपके बसावन के द्वारा की गई पेंटिंग। तो ये आपका सुमेलित है ए में एक, इस आधार पर देखें तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होने वाला। बी में है साइबेरियन सारस उस्ताद मंसूर के द्वारा, चिनार वृक्ष पर ढेर सारी गिलेरियां, तो ये अब्दुल हसन के द्वारा, और बिशन दास का चित्र दौलत के द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ से आपके सामने है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना था, जो कि अपन कर चुके। तो यहाँ पे जो और भी हम जानकारियां देखना चाहें इनके बारे में, तो देख सकते हैं बसावन जो है वो अकबर के काल का चित्रकार है। बसावन कब के किस काल का है, अकबर के काल। तो जो मनोहर एक आपने देखा कि चित्रकार था जहांगीर के काल का प्रसिद्ध चित्रकार मनोहर, वह किसके आपके बसावन का पुत्र हुआ करता था मनोहर। ठीक है, और उस्ताद मंसूर है, वह किस काल का है, तो वह आपके जहांगीर के काल का है, और जहांगीर ने इसे नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी। और अबुल हसन भी जहांगीर के काल का है, और इसे उपाधि जो दी गई थी वह थी नादिर उल जमा। और जो दौलत है वह स्वचित्रण में भी सक्षम था, यानी उस वक्त वह सेल्फी भी खींच सकता था, खुद का चित्र बना लेता था पानी में देख के। इसके अलावा जहांगीर कालीन हम यदि और चित्रकारों की बात करें, तो जहांगीर के काल का चित्रकार था आपके एक दसवंत, क्योंकि जहांगीर का काल जो था मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। और इसने लिखी थी आपके दसवंत ने महाभारत को चित्रित किया था। महाभारत किस नाम से, रंजनामा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। इसमें आपके है अकबर की धार्मिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो इसमें है उसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, ये बिल्कुल सही है।
उसने वर्ष 1580 में सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया। तो ये आपके गलत कथन है। सी, उसने 1579 में मजहर की घोषणा की थी, ये भी सही है। उसने दीन ए इलाही चलाया, ये भी आपके सही है। यानी ए, सी और डी आपके सही आंसर होने वाले। अब ये तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था? ये था आपके 1563 में। ठीक है। इबादत खाने का निर्माण कब करवाया था इसने? 1575। 1580 में नहीं करवाया था, इसलिए ये कथन आपका गलत हो गया था। और दीन ए इलाही की घोषणा कब की थी? तो 1582-83 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 75। सन 1800 तक मराठा साम्राज्य 5 बड़े प्रमुखों का परिसंघ बन गया था। ये 5 बड़े प्रमुख कौन कौन लोग थे, ऐसा हमसे पूछा है। तो इसलिए 5 बड़े कौन से थे? तो पूना में थे आपके पेशवा, बड़ौदा में थे गायकवाड़, ग्वालियर में थे सिंधिया और इंदौर में थे होलकर, नागपुर के भोंसले। यानी इसमें सही कौन सा हो जाएगा? आपके ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के सुल्तानों द्वारा निर्मित निम्नलिखित मस्जिदों को उनके निर्माण के आरोही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी पहले से बाद के क्रम में इसे व्यवस्थित करना है। सबसे पहले जमात खाना मस्जिद आएगी, क्योंकि जमात खाना मस्जिद किसके काल में बनी है? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद बात करें तो आपके आ जाएगी बेगमपुरी मस्जिद। तो बेगमपुरी मस्जिद थी आपके एमबीटी के काल में, मोहम्मद बिन तुगलक। खिरकी की मस्जिद देखें तो खिरकी मस्जिद आपके फिरोज शाह तुगलक के काल की है ना, एफएसटी। किसके द्वारा बनाई गई थी? तो एफएसटी का पीएम हुआ करता था प्रधानमंत्री जूना जूना शाह खान जहां, उसके द्वारा यह मस्जिद बनाई गई थी। और मोट की मस्जिद की बात करें तो वह बनाई गई थी आपके सिकंदर लोदी के काल में। सिकंदर लोदी के काल में उसके प्रधानमंत्री मियां भुआ के द्वारा। मियां भुआ। ये कथन कई बार आ रखा है आपके, ये वाला मोट की मस्जिद का क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आ चुका है। तो सबसे पहले देखें तो बी, उसके बाद में सी, डी और ए, बी सी डी ए, बी सी डी ए। ऑप्शन नंबर ए आपके इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1857 के महासमर के बारे में निम्नांकित में से कौन से कथन सही है? कथन ए है, वीडी सावरकर ने इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता का सुनियोजित युद्ध कहा है। बिल्कुल सही है। सावरकर ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि 1826-27, 31-32, 40-54 के विद्रोह 1857 के महासमर के पूर्वाभ्यास थे। ये भी बिल्कुल सही। फिर सी ऑप्शन अपने सामने कि टी आर होम्स ने इस मत का प्रचार किया कि 1857 का विद्रोह ईसाइयों के विरुद्ध कट्टर धर्मावलंबियों का युद्ध था। तो ये कथन आपके गलत होने वाला है। तो ये कथन आपके गलत है। बी, जेम्स आउटरम, या आउटरम लिखा हुआ है, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने महासमर को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना। तो ये आपके सही है। और एलियार रीस ने 1857 के महासमर की व्याख्या सभ्यता और बर्बरता के मध्य संघर्ष के रूप में की। तो यहाँ पे देखें तो ये भी आपके गलत है, ई ऑप्शन भी, यानी ए, बी और बी इसके अंदर सही है। ए, बी और बी। तो सी के अंदर सही क्या होगा? टी आर होम्स ने इस मत का प्रचार किया कि ईसाइयों और ईसाइयों के विरुद्ध कट्टरपंथी धर्मावलंबियों का युद्ध था। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें सही है आपके, इसने कहा था कि बर्बरता और सभ्यता का संघर्ष है। ठीक है। 1857 की क्रांति को टी आर होम्स ने क्या कहा था? बर्बरता व सभ्यता का संघर्ष। और एलियार इसने क्या कहा था? धर्मांधों द्वारा ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। ठीक है। ईसाइयों के विरुद्ध कट्टरपंथी धर्मावलंबियों का युद्ध, ये किसने कहा था? आपके एलियार रीस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78। इसमें एक साइड आपके ग्रंथ दिए हुए हैं, दूसरी साइड उन ग्रंथों का
विवरण। सबसे पहले रित। रित किस संबंध में है? तो रित आपके ब्रह्मांड और मनुष्य को संचालित करने वाले विधि सिद्धांत किसके अंतर्गत आते हैं? रित के अंतर्गत। फिर है सामवेद। सामवेद में क्या है? सामवेद में आपके जप के निमित्त मंत्रों का संकलन हो जाएगा। ए में 4 और बी में 3, ये भी 2 जगह है। तो यजुर्वेद के अंदर क्या है आपके? यजुर्वेद में आ जाएगा बलि की व्याख्या। यजुर्वेद में क्या है? बलि की व्याख्या। और ब्राह्मण के अंदर आ जाएगा आपके पुजारियों को अनुष्ठान के संदर्भ में मार्गदर्शन। यानी ऑप्शन ए आपका इसमें सही हो जाएगा। ए में 4, बी में 3, सी में 1। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। इसमें हमसे पूछा है कि 19वीं और 20वीं सदी में चित्रकारी की समृद्धि और विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना 1854 में हुई। तो ये बिल्कुल सही है। काली घाट चित्रकारी 19वीं सदी के प्रथम चतुर्थांश में विकसित हुई। तो ये आपके गलत है। सन 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम भारत माता का चित्र बनाया। ये सही है। 1903 में आयोजित कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में रवि वर्मा की चित्रकारी की प्रदर्शनी लगी थी और लगभग उसी काल में अंग्रेजों ने उन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। यह भी आपके सही कथन। तो ए, सी और डी आपके सही है। और कालीघाट चित्रकारी के संबंध में गलत इसलिए है क्योंकि कालीघाट चित्रकारी मध्य 19वीं सदी के आपके विकसित हुई थी। कब हुई थी? मध्य 19वीं सदी। और ये जो चित्रकारी की जाती थी तो ये की जाती थी आपके पटुआ समुदाय के द्वारा। इसके द्वारा? पटुआ समुदाय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। मेवाड़ के निम्नलिखित में से किस शासक ने संगीत राग, संगीत मीमांसा और सूर प्रबंध नामक संगीत विज्ञान से संबंधित 3 पुस्तकों का लेखन किया? तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी कुंभकर्ण या फिर महाराणा कुंभा हो जाएंगे इसमें। महाराणा कुंभा। जो भी राजस्थान से है उनके लिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था और बाकियों के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। उन्होंने जयदेव की गीत गोविंद पर टीका भी लिखी थी। जयदेव की गीत गोविंद पर टीका। क्वेश्चन नंबर 81। निम्नांकित को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, पहले से बाद के अनुक्रम। ठीक है। सबसे पहले हमारे सामने दे रखा है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसके फल स्वरूप प्रांतों में सार्वजनिक स्वास्थ्य और जीवन मरण संबंधी आंकड़ों का अंतरण हुआ। तो ये आपके 1919 का है। ठीक है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब का है? 1919। ये बिल्कुल इजी सा था सबके लिए। चालीसा का दुर्भिक्ष जो पंजाब, कश्मीर, दिल्ली और राजपूताना में फैला, ये था आपके 1840। 1840 कैसा है आपके? विक्रम संवत। तो यदि ईस्वी की बात की जाए तो ईस्वी में क्या हो जाएगा ये? 1783, 84। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के लिए महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना, ये 1849 की घटना है। और फिरोज शाह मेहता द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र की शुरुआत कब की गई थी? तो ये थी आपके 1910। तो इस आधार पे देखें तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा आपके? चालीसा का दुर्भिक्ष। बी सबसे पहले आएगा, यानी ये आपके सही।
देखिए इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है, क्योंकि चालीसा का दुर्भिक्ष यानी 1840 विक्रम संवत, विक्रम संवत से अगर आपको ईस्वी निकालना है तो 57 माइनस करने होंगे। ठीक है, 57 माइनस करते हैं तो आपके 1783 आ जाता है। तो सबसे पहले ये वाली घटना, उसके बाद में महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना, तो ये आपके 1849, और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सबको पता ही है 1919, और फिरोज शाह मेहता द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है अगले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कलकत्ता अभियान के दौरान कासिम बाजार में अंग्रेजों की फैक्ट्री पर कब्जा किया और 20 जून 1956 को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। तो ये किसके बारे में आपसे पूछा, मतलब इसमें पूछा जा रहा है किसने यह अभियान किया था। तो ये अभियान किया गया था आपके सिराजुद्दौला के द्वारा। ये अभियान किया गया था सिराजुद्दौला के द्वारा। ठीक है, कासिम बाजार पर जो आक्रमण किया गया था पहले, वह किया गया था आपके 4 जून 1756। क्वेश्चन नंबर 83, राज्याभिषेक के समय शिवाजी ने कौन सी उपाधि धारण नहीं की थी। कुछ उपाधियां दे रखी है, इसमें से कौन सी उपाधि शिवाजी की नहीं है ये आपको बताना है। तो पहली क्षत्रिय कुलावतांश, ये बिल्कुल ये उपाधि इनको मिली भी थी। सिंहासनाधीश्वर, सिंहासन अधिपति, ये भी इन्होंने उपाधि धारण की थी, और महाराज की उपाधि भी धारण की थी। तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि शिवाजी के द्वारा धारण नहीं की गई थी। और शिवाजी का राज्याभिषेक कब किया गया था, ये था आपके 14 जून 1674 में। और कहाँ किया गया था, रायगढ़ किले के, रायगढ़ किला। किसके द्वारा करवाया गया, तो ये था आपके काशी से विद्वान को बुलाया गया था, काशी का पंडित था गंगा भट्ट। और उपाधियां उन्होंने कौन कौन सी धारण की थी सारी लिख लेते हैं अपन। छत्रपति, हैंदव, धर्म उद्धारक, बाकी क्षत्रिय कुलावतांश इसके अंदर आ गई अपनी, महाराज सिंहासनाधीश्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, पहले से बाद के क्रम में इसे व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आएगा आपके कोरोमंडल तट पर आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। ये कब का है आपके 1746 से 48 के बीच वाला, जिसे आप प्रथम कर्नाटक युद्ध के रूप में भी जानते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध। दूसरा कौन सा आ जाएगा आपके, देखिए कि ए इसमें पहले है, मतलब कि ए ऑप्शन अपना सही है। दूसरे नंबर पे आ जाता है डी ऑप्शन, पंजाब और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत का ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा विलय। यह विलय कब किया गया था, 1849 में। ठीक है, सी आपके सी ऑप्शन आ जाएगा अगला, और सी आपके है लॉर्ड रिपन द्वारा प्रसिद्ध संकल्प जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वह है आपके 1882 का। लॉर्ड रिपन का काल आपको पता ही है, भारत में उदारवादी गतिविधियों का काल कहा जाता है। और बी आपके कलकत्ता में इंपीरियल अभिलेख विभाग भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब की गई, तो ये आपके है 1891 की घटना, 1891। ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किसने कहा कि इतिहास केवल विज्ञान है, न इससे कुछ कम न इससे अधिक। ये कथन आपके आएगा जे बी ब्यूरी का। इतिहास दर्शन से था आपने ये क्वेश्चन। इसके अलावा यदि हम कुछ और फेमस कथन की बात करें तो स्पेंगलर के कथन की बात कर लेते हैं। स्पेंगलर, स्पेंगलर ने कहा है कि अतीत के अनुभव का पुनर्विधान ही क्या है, इतिहास है। ठीक है, इधर
उधर ये आपके स्पेंगलर का कथन हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीले। सीले कहता है कि इतिहास विगत की राजनीति है, यानी जो पहले जा चुका है उसकी राजनीति क्या कहलाती है? इतिहास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सिकंदर जिन्ना समझौता किसके मध्य और कब हुआ था? ऑप्शन ए है अपने सामने, सिकंदर लोदी और मोहम्मद अली जिन्ना 1930, मोहम्मद अली जिन्ना और सिकंदर उल हक 1935, सिकंदर हयात खां और मोहम्मद अली जिन्ना। ये वाला आपने सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और ये समझौता कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपके लखनऊ में। और इसका उद्देश्य क्या था? पाकिस्तान की मांग को लेकर मुसलमानों के बीच में एकता स्थापित करना। पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम नेताओं में एकता। प्राचीन भारत में तक्षण शब्द निम्नलिखित में से किसका द्योतक है? यानी तक्षण किसे कहा जाता था? तो तक्षण कहा जाता है आपके बढ़ई को। ठीक है, लकड़ी काटने वाले को क्या कहते थे? तक्षण। 88, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने हिंदुओं को अहले किताब और वेदों को ईश्वरादिष्ट या अवतरित पुस्तक कहा? देखिए होता क्या है कि इस्लाम में सिद्धांत है। इस्लाम सबसे पहले तो जो मुस्लिम है वो तो आपके कुरान वाले हैं, जो कि आपस में भाई भाई माने जाते हैं, मतलब भाईचारा। उसके अलावा जो कुरान को नहीं मानते, लेकिन माना जाता है कि हम जो है अहले किताब है। अहले किताब। अहले किताब का अर्थ है कि भाई ईश्वरीय किताब उनके पास भी है, हमारे पास भी, यानी कि जो ईसाई है उन्हें भी क्या माना जाता है? अहले किताब। ईसाई और आपके यहूदी, ये सारे अहले किताब माने जाते हैं कि ये भाई इनके पास भी ईश्वरीय बुक है, लेकिन हमारी वाली जो है वो अपडेटेड है और नहीं, ऐसा। लेकिन हिंदू जो है, मतलब अहले किताब वाले कहलाएंगे आपके काफिर। ठीक है। लेकिन हम हिंदू जो है वह आपके अहले किताब भी नहीं है। ऐसा इस्लाम के दृष्टिकोण से अहले किताब नहीं होते हुए हम काफिर की श्रेणी में भी नहीं है। जहां पे इस्लाम का शासन है वहां पे हिंदुओं को रहने का ही हक नहीं हो, ऐसे श्रेणी के अंदर हम आते हैं। लेकिन जब आपके शुरुआती आक्रमण हुए अरब अरबों, उसके बाद में जब इतनी बड़ी संख्या में उनका हिंदुओं पर शासन हुआ, तो सभी हिंदुओं को मार पाना संभव नहीं था। ऐसे में इन्हें काफिर का दर्जा दे दिया गया कि इन्हें इनसे जजिया ले लो और रहने का अधिकार दे दो। ऐसे में अहले किताब कहने की जो बात की गई वह किस सूफी संत के द्वारा की गई है? तो वह आ जाएगा आपके मिर्जा मजहर जाने जा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपके इसके अंदर सही हो जाएगा। तो ये जो मिर्जा मजहर है ये कौन से सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो ये आपके है नक्शबंदी। नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। गोलकुंडा के कुतुबशाही राजवंश के निम्नलिखित सुल्तानों को आरोही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले से बाद की क्रम में व्यवस्थित करना है। इब्राहिम कुतुब शाह, मोहम्मद अली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अब्दुल्लाह कुतुब शाह और अबुल हसन। तो इसमें ये चारों के चारों अपने सुमेलित ही है, मतलब व्यवस्थित ही है, पहले से बाद के क्रम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपके ए बी सी और डी आपके सही हो जाएगा। इनका काल अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इनका काल लिख लेते हैं। और इब्राहिम कुतुब शाह का काल माना जाता है आपके 1550 से 80, 1550 से 80। और 1580 से 1611 तक का काल था आपके मोहम्मद कुली कुतुब शाह। और अब्दुल्ला कुतुब शाह का काल था आपके
1611 से 26 और अबुल हसन कुतुब शाह का है 1672 से आपके 87 तक। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि भाई गोलकुंडा में किसकी सल्तनत थी, तो वो आपके कुतुब शाही वंश की। और बाद में आपके जो ये कुतुब शाह नाम से इब्राहिम कुतुब शाह थे, वो आपके 1550 से 80 तक के शासक है। इनका वैसे सारा का सारा कालक्रम आप एक बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा निम्नलिखित में से किस गायक को गुण समुंदर की उपाधि दी गई थी? तो ये थे आपके लाल खां। किसके काल में है? ये आपके शाहजहां के काल में। शाहजहां के काल में संगीत कला अपने चरम पर थी। जैसे जहांगीर के काल में चित्रकला थी, वैसे शाहजहां के काल में संगीत कला थी। लाल खां को इन्होंने गुण समुद्र की उपाधि दी थी। और इनके अलावा देखें तो एक खुशहाल खां और विलास खां, ये भी इनके समय के बड़े संगीतज्ञ रहे थे। और शाहजहां के काल में ही आपके तोड़ी राग में गायन किया जाता था। तोड़ी राग का उद्भव हुआ था आपके शाहजहां के काल। ठीक है, तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन जो थे वो समाप्त हो चुके हैं। अब पद्य से मतलब गद्य से क्वेश्चन करने हैं, वो वाला अपने सामने। और इसमें क्या करना, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक बार के लिए पैराग्राफ कुछ पढ़ लो अच्छे से, और उसके बाद में यहाँ दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रकार जो कि गद्य के अंदर से प्रश्न है, और दूसरा आपके बाहर से प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई ये गद्य किस बुक का है, या आपको आइडिया लगा के करना होता है। तो 50-50 क्वेश्चन आते हैं। कई बार जब इजी आता है तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको गद्य के अंदर से ही दे दिए जाते हैं, और कई बार बाहर से दे। तो चलिए सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं और बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राजा के बारे में अगली महत्वपूर्ण धारणा यह थी कि राजा जनता का सेवक है। एक प्रारंभिक धर्मसूत्र लेखक ने टिप्पणी की है कि राजा वस्तुतः सेवक होता है और 16% पर उसका पारिश्रमिक है। एक जगह कौटिल्य ने इस बात का उल्लेख किया था कि राजा किस प्रकार से अपने सैनिकों के समतुल्य था। दोनों को अलग अलग पारिश्रमिक मिलता था, दोनों राष्ट्र की परिसंपत्ति साझा करने के हकदार थे। नारद भी जनता की रक्षा के लिए कराधान को राजा का वेतन मानते। अपरार्थ का कथन है कि व्यक्ति प्रतिफल की उम्मीद किए बिना कर अदा नहीं करता, अतएव करों की अदायगी राजा से संरक्षण प्राप्त करने के बदले ही की जाती है। क्योंकि जनता राजा को उचित पारिश्रमिक अदा करती है, राजा को अनिवार्यतः एक सेवक के रूप में, यहाँ तक कि गुलाम के रूप में उनकी सेवा करनी चाहिए। निश्चित रूप से यह अतिशयोक्तिपूर्ण कथन है। यथार्थ स्थिति की झलक शुक्र के लेखन से मिलती है। और शुक्र लिखता है कि जहां उन्होंने राजा की व्याख्या जनता की स्वामी और सेवक दोनों रूप में की। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित में से राजा का वर्णन जनता के स्वामी और सेवक दोनों रूप में किसने किया है? तो यहाँ पे सबसे लास्ट में हमने पढ़ा था किसने किया है जनता के सेवक और स्वामी के रूप में? शुक्र ने। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? शुक्र नीति सार। ये शुक्र की बुक है, कौन सी? शुक्र नीति सार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन ग्रंथों में निम्नांकित में से किसे राजाओं का ताड़क माना गया है? अब यहाँ पे आपका दूसरा ज्ञान काम आने वाला है। यदि आपने वैदिक काल पढ़ा है, वैदिक काल में हमने देखा था कि वरुण जो है वह दंड देने वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध है। तो राजाओं का ताड़क भी किसे माना जाएगा? आपके वरुण को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपके इसमें सही होगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस पुस्तक में उल्लेख है कि राजा की स्थिति सिपाहियों के समान थी, दोनों को अलग अलग पारिश्रमिक मिलता था? तो ये आपने पढ़ा था कि चाणक्य का कथन है। और चाणक्य की बुक कौन सी होगी? आपके अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। प्रारंभिक धर्मसूत्र में टिप्पणी की गई है कि राजा वस्तुतः सेवक है और 16% कर उसका पारिश्रमिक है। संदर्भित धर्मसूत्र कौन सा, यानी कि प्रारंभिक धर्मसूत्र कौन से की बात की जाए? तो यहाँ पे प्रारंभिक धर्मसूत्र आपके हो जाएगा बोधाय। ठीक है, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है आपका। थोड़ा बहुत अगर आपको ध्यान है कि आरंभिक धर्मसूत्र कौन कौन से है तो आपका सही हो सकता था। लेकिन आरंभिक धर्मसूत्रों में भी दोनों के नाम यहाँ पे दे दिए गए थे, बोधायन और गौतम। ये कौन से है? आरंभिक धर्मसूत्र है। और धर्मसूत्र क्या चीज है? तो इसमें सामाजिक और धार्मिक नियमों की अपन को जानकारी मिलती है। धर्मसूत्र क्या है? धार्मिक और
सामाजिक नियमों का संकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपर्युक्त गद्यांश निम्नांकित में से किससे संबंधित है? राजा की दिव्यता, नैतिक व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने वाले के रूप में राजा, न्यासी के रूप में राजा और जनसेवक के रूप में राजा। तो यहाँ पे आपका जनसेवक के रूप में राजा, क्योंकि इसमें कई सारी जो धर्म सूत्र थे, अर्थशास्त्र थे, उनमें सब में यही बात की गई कि राजा जो है वह एक जनता के सेवक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट गद्यांश की बात करें तो वह आपके वीडी सावरकर के संबंध में है और महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों के संबंध में है। आप फटाफट से इसे पढ़ लीजिए। उसके बाद में हम क्वेश्चन करते हैं इस पैराग्राफ से। निम्नलिखित में से किसे चापेकर बंधु के नाम से संबोधित नहीं किया जाए? देखिए, चापेकर बंधु तीन हुए, इन चारों में से कौन से तीन चापेकर बंधु है और कौन सा एक नहीं है, ये आपको पता लगाना है। तो दामोदर हरि चापेकर ये थे, ये बाल कृष्ण, थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है, बाल कृष्ण हरि चापेकर, तो ये भी चापेकर बंधुओं में थे, और वासुदेव हरि चापेकर ये भी थे। विनायक हरि चापेकर इसमें नहीं है, यानी ये अपना सही आंसर होने वाला है। देखिए, दामोदर और विनायक में हम उनको कंफ्यूज करने की कोशिश की है, अगर आपने बार बार पढ़ा है तो ये आपको याद होगा। ठीक है, ये तीनों इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये महाराष्ट्र के आपके आरंभिक क्रांतिकारी, महाराष्ट्र के आरंभिक क्रांतिकारी, जिन्हें सावरकर भी अपना आदर्श मानते थे। इन्होंने क्या कार्य किया था? तो इन्होंने 22 जून 1897 में पूना का जो प्लेग कमिश्नर था, पूना प्लेग कमिश्नर, लेफ्टिनेंट प्लेग कमिश्नर तो था आपके रैंड, और लेफ्टिनेंट था आपके एयर्स, लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या की थी। क्वेश्चन नंबर 97, अभिनव भारत के निम्नलिखित में से किस सदस्य को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया? तो ये आपके थे पीएन बापट। पीएन बापट को पेरिस भेजा था कि रूसी क्रांतिकारियों से बम सीखने की कला सीख के आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भारत क्या था? तो अभिनव भारत आपके क्रांतिकारियों की गुप्त सभा थी, और इसकी स्थापना की गई थी आपके 1904 में। और यह किसकी अग्रगामी संस्था, मतलब किसके बाद अभिनव भारत के रूप में बदला? तो पहले मित्र मेला नाम से संगठन बना था 1900 ईस्वी में। ठीक है, वीडी सावरकर द्वारा, वीडी सावरकर। इसी मित्र मेला को 1904 में बदल के क्या कर दिया गया? अभिनव भारत, अभिनव भारत। और ये अभिनव भारत किससे प्रेरित थी? तो ये आपके इटली की जो यंग इटली नाम से सभाएं थी, मैजिनी की, उससे प्रेरित थी, और मैजिनी को वीडी सावरकर अपने आदर्श के रूप में भी देखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्य की प्राप्ति अर्थात भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए मित्र मेला किस मार्ग का पक्षधर था? देखिए, मित्र मेला यानी वीडी सावरकर की संस्था, और वीडी सावरकर किस मार्ग के पक्षधर थे? तो आपके सशस्त्र विद्रोह। नेक्स्ट, वर्ष 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा मित्र मेला का शुभारंभ कहाँ किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैंने और भी देखा है। वीडी सावरकर के द्वारा मित्र मेला संघ की शुरुआत कहाँ की गई थी? नासिक में। ये हमने शुरुआती एक क्वेश्चन आया था, वहां पे डिस्कस भी किया था। ठीक, चलिए यहाँ पे अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और इसी के साथ हमने जो जून 2024 का शिफ्ट 1 का पेपर था वह कंप्लीट कर लिया है। और इस पूरे पेपर की पीडीएफ में आपको रघुवंशम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर भेज, रघुवंशम हिस्ट्री, सॉरी, रघुवंशम हिस्ट्री नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको इस पूरे पेपर की पीडीएफ जो हमने क्लासरूम में पढ़ा है, जो लिखा है, वो भी आपको वहां पे प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ।